नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ में। आज खटीमा गोलीकांड की बरसी है। पूरे उत्तराखंड में लोग खटीमा के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी खटीमा गोलीकांड की बरसी पर शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने कहा कि हमने राज्य आंदोलन के दौरान अपनों को खोया है। 1 सितंबर 1994 के गोलीकांड शहादत दिवस के अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे इस नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के रक्षा एवं पर्यटन मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे सभी शहीदों के परिजन, यहाँ पर आए हुए हमारे प्रमुख, हमारे जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री कमल जी, श्री पूर्व विधायक प्रेम सिंह राणा जी, हमारे उत्तराखंड सहकारी बैंक के अध्यक्ष आदरणीय दान सिंह रावत जी, श्री कमलेंद्र सेमवाल जी मंडी चेयरमैन, और सायरा बानो जी हमारे उपाध्यक्ष, जिनका बहुत ही जिन्होंने धैर्य और साहस से अपनी एक प्रसिद्धि बनाई है पूरे देश के अंदर, श्री रामू जोशी जी, श्री भैरव दत्त पांडे जी, श्री नंदन जी पाठक जी हमारे, और रावत जी आंदोलनकारी, और हमारी पूज्य माता जी ब्रह्मजीत की मम्मी मोहनी प्रिया जी, भगवान जोशी जी हमारे, हरीश चंद जोशी जी, भाटिया जी समेत सभी यहाँ पर आए हुए सभी हमारे इस क्षेत्र के सभी वयोवृद्ध, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, आज मैं सबसे पहले तो हमारे शहीदों के सभी परिजन, आज इस शहादत दिवस पर मैं सभी को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त। उत्तराखंड के चंपावत जिले में देवीधुरा के मां बराही धाम में बग्वाल खेला गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी भी पहुंचे और इस बग्वाल के साक्षी बने। इस दौरान यहाँ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बग्वाल के दौरान आस्था के नाम पर राखी बंधे हाथों ने एक दूसरे पर फलों के साथ ही पत्थरों की भी बौछार की। लोगों ने जमकर एक दूसरे पर फूल, फल और पत्थर मारे। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। श्री मोहन सिंह बिष्ट जी अध्यक्ष मां बराही धाम, श्री हयात सिंह मेहरा जी, श्री राजू बिष्ट जी, चेतन बिष्ट जी, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय महेंद्रपाल जी, श्रीमती सुमन लता जी ब्लॉक प्रमुख पार्टी, श्री पनेरू जी एवं मंचा सिंह, हमारे सभी आए हुए सभी नेतागण, सभी अतिथिगण, और इस बग्वाल मेले में आज मां बराही धाम में पधारे सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज बग्वाल मेले के इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में आप सबके उपस्थित होने पर, इस पूरे क्षेत्र से आज लाखों की संख्या में आए हुए सभी माताओं बहनों को, सभी बड़े बुजुर्गों को मैं दंडवत सादर प्रणाम करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। इस ऐतिहासिक और सुंदर क्षेत्र में आज निश्चित रूप से गत वर्ष की, उससे पहले वर्ष लगातार आप सबके मध्य में आने का अवसर मां बराही की कृपा से मिलता है। मैं अभिभूत हूँ इस सुंदर आयोजन में आकर, और यहाँ पर आना मेरे लिए नहीं, हम सभी के लिए, जितने भी लोग इस प्रांगण में आए हैं, आसपास आए हैं, लाखों की संख्या में प्रत्येक वर्ष
जो भी इस मेले में अपना सहभाग करते हैं, मां बाराही की कृपा। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। ये घटनाक्रम संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा गुरुवार को 18 सितंबर से 22 सितंबर तक शुरू होने वाले संसद के विशेष 5 दिवसीय सत्र के दौरान एक दिन बाद आया। इस कदम से पहले ही राजनीति को और गरमा दिया है। वही सीएम धामी ने कहा कि दुनिया का अग्रणी देश भारत बने, पीएम मोदी की यही सोच है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हमेशा देश को विकास की ओर ले जाने की सोच है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच है। दुनिया का नेतृत्व भारत करे, दुनिया का अग्रणी देश भारत बने, उस दिशा में उन्होंने जो वन नेशन वन इलेक्शन जो अवधारणा है, निश्चित रूप से ये देश को अग्रसर करने वाली है, उन्नति की ओर ले जाने वाली है। और इसके लिए आज जो आयोग बनाने का निर्णय हुआ है और श्री रामनाथ कोविंद जी जैसे व्यक्ति जिनका इतना लंबा अनुभव रहा है, देश के राष्ट्रपति रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही उनका इस पद को स्वीकार करना, इस दायित्व को लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हम इसका स्वागत करते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था। विधानसभा के मानसून सत्र 5 सितंबर से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। विधायकों ने सत्र के लिए अभी तक 614 प्रश्न लगाए हैं। वहीं विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों को सत्र के दौरान उठाया जाना है, जिनको लेकर सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है। 5 तारीख से 8 तारीख तक जो विधानसभा सत्र देहरादून में हो रहा है, निश्चित रूप से उसमें हम लोग अनुपूरक बजट लाने का अभी तक निर्णय हम लोगों ने लिया है। और आप जानते हैं कि गैरसैंण में जो सत्र हुआ उसके बाद देहरादून में सत्र हो रहा है। ये बात ठीक है कि उसमें बहुत से हमारे प्रश्न आए हैं, तो हम लोग यानी सरकार पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। और मैं आपके माध्यम से सभी से अपील कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ, ये सत्र हमारा ठीक ठाक हो, कामकाजी बजट के साथ ये हमारा सत्र हो, इसमें मैं विपक्ष के तमाम साथी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक में 20 से अधिक प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी। वही कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक पर प्रस्ताव को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण को कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। अब ये प्रस्ताव सदन के पटल पर विधेयक के रूप में रखा जाएगा। सभी आंदोलनकारी के आश्रितों को 2004 से इसका लाभ मिलेगा। इस क्षैतिज आरक्षण में सरकारी नौकरी में 10% का लाभ मिलेगा। आज कैबिनेट में क्या कुछ मामले कैबिनेट में 20 से ज़्यादा मामलों पर आज निर्णय लिया गया है, जिसमें जो वो सरकारी सेवाओं में या जो हमारे पीआरडी के जवान हैं, जो हमारे विभिन्न बाह्य स्रोतों से और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, उनके लिए अलग अलग कभी बच्चा गोद लेने की स्थिति में मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया विभिन्न श्रेणियों में। इसके अलावा इस राज्य में जो विधि विषय है लॉ पूर्व में तकनीक शिक्षा मंत्रालय में विभाग में था और उस समय के बाद उसको सिद्धदेव सुमन विश्वविद्यालय के गठन होने के बाद उसको सिद्धदेव सुमन विद्यालय के मैंडेट में रख दिया गया और उस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रिलेक्शन आया था, क्योंकि सिद्धदेव सुमन विद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर नहीं है, लिया गया, वो लॉ का एफिलिएशन नहीं दे सकता। तो फिर उच्च शिक्षा विभाग का पत्र आया था तकनीक शिक्षा विभाग को कि इसको पुनः आप माधव सिंह भंडारी विश्वविद्यालय के मैंडेट में शामिल कर लें। तो उसके लिए आज कैबिनेट में, क्योंकि वो संशोधन होगा, पूर्व में ये तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय में ही था, लेकिन उसके बाद क्योंकि ये चला गया था सिद्धों को, अब वापस एक बार फिर अमेंडमेंट विधानसभा बनाएंगे और उसके बाद फिर लॉ तकनीक शिक्षा विद्यालय के मैंडेट में आ जाएगा, ताकि जो भी नए विद्यालय
कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट की सराहना की। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। कैबिनेट मंत्री अग्रवाल ने कहा कि ये देश हित में और देशवासियों के हित में है। उन्होंने कहा कि 1967 तक लगातार लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते रहे हैं, लेकिन 1967-1969 में कुछ विधानसभाओं में धारा 356 के तहत कार्यवाही की गई थी। तब से यह सिमिलरिटी खत्म होती चली गई। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लगातार जब चुनाव होते हैं तो विकास कार्य आचार संहिता के कारण प्रभावित होते हैं, इससे जनता को नुकसान भी पहुंचता है। राष्ट्रपति को भी वो अध्यक्ष बना दिया गया है। ओवरऑल किस तरह देखते हैं आप, क्या ठीक है? देखिए, उत्तराखंड की पावन धरती से, देवभूमि से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ इस बात को लेके कि एक देश एक चुनाव का जो उन्होंने एक निर्णय लिया है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये देश के हित में है, देशवासियों के हित में है। आप जानते हैं कि 1967 तक लगातार जो है लोकसभा के और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ हुए हैं, लेकिन विडंबना यह है कि 1968 में 1969 में कुछ विधानसभाओं को धारा 356 के तहत उनको डिमोलिश किया गया था, उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। तब से ये सिमिलरिटी खत्म होती चली गई लगातार उसके बाद से। और आप ये मान के चलिए कि इसमें जिस प्रकार से लगातार चुनाव जब होते हैं, विकास कार्य आचार संहिता के कारण प्रभावित भी होते हैं, जनता को नुकसान होता है, बहुत बड़ा पैसा बार बार चुनाव में खर्च होता है। फिर हमारा जो प्रशासनिक अमला है उसकी भी यदि वहाँ पे इंगेजमेंट रहती है तो ऐसे में हर चीज़ प्रभावित होती है। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री ने जो बहुत विवेकपूर्ण, बहुत अच्छा जो निर्णय लिया है, मैं उनका अभिनंदन कर। हरक सिंह रावत के कॉलेज में हुई छापेमारी पर बीजेपी प्रवक्ता ने बयान देते हुए कहा कि इस मामले में कांग्रेस बेवजह बयानबाजी कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि जब कांग्रेस का कोई नेता या विधायक इस तरह की कृति में पकड़ा जाता है तो कांग्रेस के सुर बदल जाते हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग करती है और पूरे भारत में ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस के पास बेबुनियादी बातें करने के सिवाय और कुछ रह नहीं गया। निरर्थक बातें करते रहते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि ये जो कार्य, जो भी विजिलेंस की छापेमारी हुई है, वो गड़बड़ी के कारण हुई है। तो उन्होंने गड़बड़ी की है तो वहाँ पे छापेमारी हुई है। जब कोई भी सीबीआई के मैटर के लिए कांग्रेस भागती है, इधर उधर विजिलेंस के पास भागती है और अपनी बात रखती है, तब उनका ये कहना होता है कि विजिलेंस एकदम सही तरीके से जांच करेगी या सीबीआई सीआईडी एकदम सही तरीके से काम करेगी। लेकिन जब उनके ही किसी मंत्री पर या उनके किसी विधायक पे इस तरीके का दोष होता है तो फिर वो ये कह देते कि भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य दल ये सब करा रहे। तो इनको ये सोचना चाहिए कि जब इनका मैटर होता है तो भी वही बात होती है, दूसरा मैटर होता है तो भी वही बात होती है। तो बोलने से पहले एक बार विचार करें कि वो क्या बोल रहे हैं। देखिए, पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को डराने का, धमकाने का काम किया जा रहा है। सीबीआई, ईडी, विजिलेंस का दुरुपयोग हो रहा है। उत्तराखंड में भी यही हो रहा है। हरक सिंह जी के यहाँ जिन मामलों में छापेमारी हो रही है वो तो भाजपा में जब वो मंत्री थे उस समय के हैं, उस समय के कार्यकाल के हैं। तब भारतीय जनता पार्टी को जांच करवाने की क्यों नहीं सोची अगर कोई भ्रष्टाचार था। अब जब वो कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं तो भाजपा को भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी मध्य प्रदेश में कहते हैं कि किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शेंगे। चक्की पीसिंग जिन लोगों के लिए वो कह रहे थे, अगले दिन वो भाजपा की शरण में चले जाते हैं। उनमें से कोई जो है उप मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई कैबिनेट मंत्री बन जाता है। तो भाजपा का जो भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा है, जो कार्रवाई है, वो देश की जनता भली भांति समझ रही है कि विपक्ष को डराने धमकाने के लिए, लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। ईमानदारी से कहीं भी ये जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है और भ्रष्टाचार के आकंठ में इनकी सरकारें और उत्तराखंड की सरकार भी डूबी हुई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी विधानसभा पहुंची। इस दौरान वहां पर मुख्य विभागों के अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन कुछ अधिकारी समय से नहीं पहुंचे, जिस कारण विधानसभा अध्यक्ष भड़क गए। उन्होंने नदारद कर्मचारियों और अधिकारियों की सूची मांगी है। इसके साथ ही समय पर विधानसभा पहुंचने के सभी को निर्देश दिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज़।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में इस समय चारधाम यात्रा जारी है। भारी तादाद में श्रद्धालु चारधाम पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बार मानसून सीजन में कई बार यात्राएं जरूर बाधित हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं को चारधाम में पहुंचना लगातार जारी है। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि इस बार मानसून की वजह से बीच बीच में यात्रा प्रभावित हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे मानसून सीजन खत्म हो रहा है और श्रद्धालुओं का चारधाम यात्रा में पहुंचना लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि खराब मौसम के बावजूद भी पिछले साल की अपेक्षा इस बार 37 लाख श्रद्धालुओं ने अब तक चारधाम यात्रा में दर्शन किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अभी चारों धामों के कपाट बंद होने में लंबा समय बाकी है। ऐसे में चार धामों में श्रद्धालुओं का आंकड़ा पिछले साल की अपेक्षा इस साल और बढ़ेगा। वर्ष मानसून सीजन में बड़ी भारी संख्या में वर्षा होती रही और अनेक स्थानों पर मार्ग बाधित होते रहे, जिसके कारण समय समय पर यात्रा में अवरोध भी उत्पन्न हुए। लेकिन गत वर्षों की तुलना में देखें हम तो इस वर्ष मानसून सीजन में भी जो यात्री थे, श्रद्धालु थे, तीर्थयात्री थे, उनकी संख्या काफ़ी अधिक रही है और निरंतर यात्रा जारी है। और जैसा कि अब कुछ दिनों से मानसून कुछ का असर कुछ कम दिख रहा है, तो इस हिसाब से फिर अनुमान है कि आगामी कुछ दिनों में यात्रा अपने तीव्र रूप में होगी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों की ओर आएंगे। अब तक आप देख सकते हैं कि 37 लाख के लगभग जो श्रद्धालु तीर्थयात्री हैं वो हमारे चारों धामों में पहुंच चुके हैं। अकेले बद्रीनाथ और केदारनाथ में 24 लाख के लगभग श्रद्धालु अब तक दर्शनों के लिए पहुंच चुके हैं और अभी कपाट बंद होने में काफ़ी समय है। तो इस वर्ष हमारा अनुमान है कि जो चारधाम यात्रा है वो अपने जितने भी पुराने रिकॉर्ड हैं उनको ध्वस्त करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से, प्रदेश सरकार के स्तर से और यात्रा से संबंधित जो विभिन्न एजेंसियां हैं उनके माध्यम से यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के निरंतर अपनी तैयारियां जारी रखी गई हैं। और जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि यात्रियों की संख्या में वृद्धि होने का अब फिर से अनुमान है, तो उस हिसाब से भी तमाम एजेंसियां अपने स्तर से यात्रा व्यवस्था को लेकर। देहरादून में दिसंबर के दूसरे सप्ताह में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण 60 करोड़ रुपए की लागत से शहर को चमकाने के साथ साथ सड़कें जो प्रमुख रूप से इस आयोजन के दौरान इस्तेमाल होंगी वहां का कायाकल्प भी किया जा रहा है। अलग अलग होने वाले काम के डीपीआर तैयार किए जा रहे हैं। इससे पहले भी G20 आयोजन में एमडीडीए अहम भूमिका निभा चुका है। वीसी एमडीडीए बंशीधर तिवारी के मुताबिक सड़कों से लेकर बिल्डिंग का काम भी किया जाना है। किया और दो बार आयोजन आप लोगों ने कराया एमडीडीए द्वारा। अब आप लोगों पर इन्वेस्टर समिट की भी जिम्मेदारी है, क्या आप लोगों ने प्रयास किया, क्या कर रहे हैं? देखिए, पूरे शहर के सौंदर्यीकरण का कार्य दिया गया है प्राधिकरण को। जो मुख्य मार्ग हैं जहां से हमारे निवेशक आएंगे उनका जो फसाड डेवलपमेंट का काम है, उसके फुटपाथ बनाने का काम है, लैंडस्केपिंग का जो काम है, डिवाइडर को जो अच्छा करना है, वो सारा हम लोगों ने कार्य उसका डीपीआर बनाने का काम शुरू कर दिया है। और जौली ग्रांट से रिस्पना तक, जो रिस्पना पुल तक हमारा एक पैच है, उसका हमने टेंडर भी निकाल दिया है। तो शीघ्र उसमें वर्क ऑर्डर हम जारी करने वाले हैं। इसके अलावा जो माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय के घर पर जो आने वाली रोड है उसको भी हम लोगों ने डीपीआर बना लिया, उसका भी टेंडर निकालने वाले हैं। बाकी हमने मुख्य 10 सड़कें आइडेंटिफाइड किया है जिनके डीपीआर गठन की कार्रवाई हो रही है। तो ये सारा काम जो है हम आने वाले 1 हफ्ते के अंदर उत्तराखंड में साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने उत्तराखंड साइबर कॉमिक्स शुरू करने जा रही है। इसके माध्यम से लोगों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया जाएगा। साथ ही साइबर पुलिस सोशल मीडिया के द्वारा इसका जोर शोर से प्रचार प्रसार भी कर रही है। इसके साथ ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया जो एआई का इस्तेमाल कर रहा है। जो है एक वृद्धि जो है इसमें होते जा रहा है। इसका देखते हुए जो है उत्तराखंड पुलिस जो है हमारा डीजीपी महोदय का निर्देश में जो है कि बहुत सारे जन जागरूकता अभियान जो है हम लोग करते आते हैं। उसमें एक अच्छा अभियान है कि अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का माध्यम से जो कॉमिक्स बुक्स जो है इसमें विभिन्न प्रकार का जो साइबर क्राइम जो पब्लिक के साथ हो सकता है उसका पब्लिक अवेयरनेस करते हुए ऐसा
कुछ अपराध उनके साथ घटित हो गया तो फिर उसका कैसा रोकथाम कर सकते हैं, तो उसको क्या करना है उनका जो, क्योंकि हमने ये देखा है कि जैसा क्रिएट कर रखा है इसका आम जन तक हमें पहुंचाने के लिए विभिन्न जो हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें एक प्रयास है जो कार्टून का माध्यम से। अभी कार्टून का माध्यम से देखेंगे तो फिर लोगों को थोड़ा अच्छा भी लगता है कि एक 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स का क्लिप का। और दूसरा मेन चीज है जो बच्चे जो है, अब ज्यादातर मोबाइल जो है और इस टेक्नोलॉजी में बच्चे बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, उनका एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी ये एक अच्छा सक्सेसफुल मेथड रहेगा। स्कूलों में भी दिया जाएगा वीडियो, स्कूलों में भी डेफिनेटली हमारा उत्तराखंड पुलिस फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया पेजेस में हम शेयर कर रहे हैं इसका जो है हमने विभिन्न माध्यम से हम प्रचार करेंगे। तो स्कूल बच्चे, कॉलेज का जो छात्र है, सभी का जो है, ये केवल एक सेक्टर को हम टारगेट नहीं करें, सभी का पास ये पहुंच के जो है एक जन जागरूकता अभियान का माध्यम से जो हम साइबर क्राइम जो वृद्धि जो हो रहा है उसको हम। अब उत्तराखंड के खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।